साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, प्रोफेसर डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेनियर ये फ्रेंच एक मेडिकल फील्ड के साइंटिस्ट है जिनको 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन्होंने एक फ्रेंच इंटरव्यू में दावा किया है कि वैक्सीन की वजह से हानि हो रही है और लोग ज़्यादा मर रहे हैं और इसकी वजह से म्यूटेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं जो खतरनाक हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ये नोबेल विनर साइंटिस्ट को चैलेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ज़मीनी हरकत क्या है और इस साइंटिस्ट का क्या दावा है, उन्होंने जो क्लेम किया है ये कितना सही है और कितना सही हो सकता है या इसको कोई आधार नहीं है, इसको मैं संक्षिप्त में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंडियन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई थी और मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने ये मैसेज किया कि इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो मैंने ये बैकग्राउंड स्टडी सब करके मैं इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। ये फ्रेंच में इंटरव्यू दिया था और एक अमेरिकन एक फाउंडेशन है, उसके लिए इन्होंने RAIR रेयर फाउंडेशन, इसके लिए ट्रांसलेशन किया गया ये वीडियो और बाद में फिर ये इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज़ है इसमें मालूम हुआ। तो वेस्टर्न मीडिया में तो इसकी कोई न्यूज़ नहीं हुई है ज़्यादा, लेकिन इंडिया में ये बड़ी न्यूज़ हो गई। तो समरी, जिन साथियों को टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने के लिए, उनके लिए समरी बताता हूँ और फिर मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इनका मानना यह है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट करके एक मेडिकल फील्ड में नॉन फेनामिना है। तो इसके ज़रिए अगर कोविड का जो वैक्सीन है ये सबको दिया जाए, मास वैक्सीनेशन किया जाए, तो इससे वायरस बॉडी में बदल जाएगा और ज़्यादा गंभीर कोविड के संक्रमण होंगे, कोविड के संक्रमण बढ़ जाएंगे, केसेस बढ़ जाएंगे। और उनका मानना है कि ये जो कुछ नर्सिंग होम में ये केसेस बढ़े वैक्सीन के बाद, ये उसी की वजह से है और इससे वायरस के नए म्यूटेंट्स भी पैदा होंगे। तो ये गलती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनका ये मानना है। तो ज़मीनी हरकत क्या है, क्या यह सच है? तो साथियों, समरी यह है कि ऐसे कोई आधार ज़मीनी जो हकीकत है उससे नहीं लगते हैं, ये सत्य नहीं लगता है ज़मीन पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो कंसेप्ट है वो गलत है, वो बराबर, उनकी कंसेप्ट बराबर है, लेकिन वह ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि उसका कोई प्रूफ इंडियन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में नहीं दिख रहा है और दुनिया भर के पेशेंट्स में भी नहीं दिख रहा है। वैक्सीन उनके अगर माने तो वैक्सीन के बाद केसेस बढ़ने चाहिए, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनको सीवियर डिसीज़ होना चाहिए, उनमें मौत ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेंट्स पैदा होने चाहिए, अलग अलग स्ट्रेन्स पैदा होने चाहिए, वैसे नहीं पाया गया है। तो ये समरी है। अब थोड़ा साइंटिफिक डिटेल्स देखते हैं, इसमें थोड़ा मेडिकल रिसर्च है, साइंस है, लॉजिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये साइंटिस्ट जो है साथियों, प्रोफेसर ल्यूक मॉन्टेनियर, ये 2008 में इनको नोबेल मिला था। 2020 में इन्होंने जैसे ही कोविड-19 फैलना शुरू हुआ तो इन्होंने एक क्लेम किया था कि ये लैब में तैयार किया हुआ वैक्सीन है। तो देखिए साथियों, ये वैक्सीन जो अब शुरू हो गए, इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई है, ये जो वैक्सीन बनना है। और ये जो फेनामेना है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, ये भी काफ़ी पहले से पाई गई है। तो 1960s में मिज़ल्स के वैक्सीन के वक्त ये पाया गया था। तो उस वक्त मिज़ल का जो वैक्सीन ओल्ड टेक्निक से बन रहा था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि बच्चों में डेथ बढ़ गई थी मिज़ल्स वैक्सीन के बाद। ऐसे ही RSV करके एक बच्चों में वायरस होता है जिससे न्यूमोनिया हो जाता है। तो इसके भी वैक्सीन के दरमियान ये पाया गया था कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट की वजह से, ADE की वजह से बच्चों में ज़्यादा सीरियस न्यूमोनिया हो रहा है और कुछ की मौत भी हो गई। तो ये भी बंद कर दिया गया था। और डेंगू जो हमारे देश में है और काफ़ी सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है, यहाँ पर डेंगू के 4 वायरस होते हैं साथियों। तो एक अगर वायरस से आपको पिछले साल इन्फेक्शन हो गया और दूसरे सब टाइप से इस साल हो गया तो वो सीरियस हो जाता है, ज़्यादा गंभीर होता है। तो वो भी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट की फेनामेना होती है। लेकिन अब जो मॉडर्न जो टेक्निक से वैक्सीन बन रहे हैं, इसमें यह फेनोमेना देखी नहीं गई है। और ख़ास करके कोरोना वायरसेस जो है उसके मैं डिटेल अभी 1 मिनट में बताऊंगा आपको, उसमें यह फेनोमेना कंफर्म नहीं की गई है।
तो ये दावा क्या किया है इस प्रोफेसर ने कि जो वैक्सीन जहाँ जहाँ दिए गए वहाँ पर केसेस बढ़ गए हैं। तो हमें अगर ऊपरी ऊपरी देखें तो ऐसे लगता है कि हाँ बराबर है, दिसंबर जनवरी में क्या वैक्सीनेशन शुरू हुआ और सब जगह पर केसेस बढ़ गए। तो साथियों, ये वैक्सीन नहीं देते थे तो भी ये केसेस बढ़ते थे और ज़्यादा बढ़ते थे, क्योंकि ये सेकंड वेव काफ़ी देशों में शुरू हो गई थी वैक्सीन के पहले ही, और वो बढ़ ही रहे थे केसेस। तो वो डायरेक्ट उसमें कोरिलेशन नहीं लगता है। दूसरी जो बात ये बोलते हैं कि वैक्सीन की वजह से लोग मर रहे हैं। तो और तीसरी बात जो है कि वैक्सीन की वजह से नए नए म्यूटेंट्स पैदा हो रहे हैं। तो सबको वैक्सीन देना ये गलत काम है, ये मेडिकल एरर है और साइंटिफिक एरर है। और इसके लिए मैकेनिज्म जो बोला है उन्होंने, ये ऐसा है कि जब वायरस शरीर के अंदर चला जाता है तो उसको एंटीबॉडी अटैच हो जाती है और वायरस इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर ये एंटीबॉडी गलत हो या ये न्यूट्रलाइज करने वाली एंटीबॉडी ना हो तो वायरस के साथ वो अटैच तो हो जाएगी लेकिन उसको इनएक्टिवेट नहीं करेगी, उसको और ज़्यादा प्रेरित करेगी, उसकी सेल में पेशी में एंट्री इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो उसका रिप्लिकेशन जो है वो पैदाइश अपनी होती है, रिप्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर है कि इससे संक्रमण की गंभीरता बढ़ेगी और बीमारी की गंभीरता बढ़ेगी और लोग मरेंगे। ऐसा इनका मैकेनिज्म इन्होंने दिया है जो हमें पता है। और ये वैक्सीन की वजह से हो सकता है या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मान लो कि मैंने अब वैक्सीन ले लिया है तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा हो गए हैं। तो कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ है कि जो कुछ ज़्यादा काम के नहीं है वायरस के खिलाफ, ऐसे भी एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं इम्यूनिटी में। और अगर मुझे अब संक्रमण हो जाता है तो ये काम न करने वाले एंटीबॉडीज जो है नॉन न्यूट्रलाइजिंग, ये मेरे वायरस के साथ ज्वाइन हो गई तो ये काम तो नहीं करेगी, उल्टा वायरस को मदद कर देंगी और मुझे सीरियस बना देगी। ऐसा इसका मैकेनिज्म इन्होंने बताया है। तो वो खुद भी स्टडी कर रहे हैं, वैक्सीन के बाद जिन लोगों को संक्रमण हो जाता है ऐसे लोगों पर स्टडी कर रहे हैं, और उनका मानना है कि उनकी बात सही है और ये इतिहास में लिखा जाएगा। बाकी जो एपिडेमियोलॉजी के साइंटिस्ट है उनको भी ये बात पता है लेकिन वो साइलेंट है, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बात करेंगे खुद, ऐसा इन्होंने वक्तव्य किया है। तो इसकी वजह से इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया में ये फैल रहा है। तो एडीई जो है साथियों, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता ही दिया कि जैसे ही वायरस की एंट्री हो जाती है तो हजारों लाखों तरीके के एंटीबॉडीज शरीर में आ जाते हैं। और मेन जो एंटीबॉडी होती है ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है। और न्यूट्रलाइजिंग में भी 2-3 तरह की एंटीबॉडीज आती है। और कोरोना वायरस अगर आप देखें, उसका जो बॉल है, उसके बॉल के जो कांटे होते हैं उसको स्पाइक्स कहते हैं, और स्पाइक्स के ऊपर S1 और S2 सब यूनिट एंटीजन होते हैं। उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो मेन उसको इनएक्टिवेट करती है। और बाकी की जो एंटीबॉडीज है ये जरूरी है लेकिन ये इनएक्टिवेशन में इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। तो इसकी वजह से होता यह है साथियों कि अगर वैक्सीन दिया किसी पेशेंट को और उसकी वजह से ये हज़ारों एंटीबॉडीज़ आ गई, और अगर उसकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बाद में कम हो गई या गलत तरीके की एंटीबॉडीज़ उसमें पैदा हो गई वैक्सीन की वजह से, तो वायरस का जो संक्रमण बाद में होने वाला है उसमें हेल्प नहीं होगी, धोखा होगा। तो क्या ये पाया गया है कोरोना वायरसेस में, उसके बारे में संक्षिप्त में देखते हैं कि कोरोना वायरस हजारों टाइप के अस्तित्व है निसर्ग में, और ये मेनली एनिमल्स में होते हैं। उनमें काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है और जो भी वैक्सीन तैयार किए जाते हैं वो पहले एनिमल्स में टेस्ट किए जाते हैं। तो कोरोना वायरस के अंदर जो संक्रमण होते हैं उसमें ये जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट की फिनोमेना है ये एनिमल्स में वेल एस्टेब्लिश नहीं है। मतलब इसके कुछ लोगों का मानना है कि ये हो सकता है कोरोना वायरस से, या कुछ लोगों और बाकी जो लोग हैं ज़्यादातर लोग उनका मानना है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कोरोना वायरस के संक्रमण में। और जब वैक्सीन तैयार किए गए तब भी ये एनिमल्स में टेस्ट किए गए। हर वैक्सीन पहले एनिमल में टेस्ट किया गया है और उनमें ये एडीई की जो प्रोसेस है जिससे वैक्सीन के बाद वायरस दिया जाता है, और वायरस देने के बाद अगर उनको ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको एडीई कहते हैं। तो ये टेस्ट किया हुआ है हर एक वैक्सीन ने, उसके बाद ही उनको अप्रूवल मिला है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। और ह्यूमन की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज ट्रायल होती है उसमें भी यही टेस्ट किया जाता है कि वैक्सीन के बाद जब वायरस का इन्फेक्शन होता है
तो क्या वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है? क्या वो इम्यूनिटी को गलत तरीके से मैनिपुलेट करता है, जिसे एडी कहते हैं? तो ये आज तक जितने भी वैक्सीन मार्केट में आए हैं और अब भी उनके ट्रायल चल रहे हैं, लाखों लोगों में ये ट्रायल हो गया है साथियों, और हजारों एनिमल्स में ये ट्रायल हो गया है, प्री क्लिनिकल जो होता है, लेकिन उनमें किसी में भी ये एडी का फिनोमेना नहीं पाया गया, डेफिनेटिवली नहीं पाया गया। और अगर जिसमें पाया जाता है तो वो एनिमल ट्रायल के बाद ह्यूमन ट्रायल नहीं होता है, क्योंकि वो सेफ्टी इशू हो जाता है। और ह्यूमन बीइंग्स में तो ये कोई भी इसका एविडेंस नहीं आया है। इसीलिए सब वैक्सीन जो हजारों लोग 50-50 60-60 हजार लोग फेज 3 में ट्राई किए गए हैं और उनमें ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया गया, इसीलिए उनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है। तो अब जमीन पर क्या हो रहा है साथियों? जमीन पर वैक्सीन अब करोड़ों लोगों को लग चुकी है और करोड़ों लोगों में ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है। खास करके आप अगर यूके के आंकड़े देखिए, जहां पर वैक्सीन नहीं लगी है, अगर संक्रमित हो जाता है कोई तो उसके मरने के चांस होते हैं 16,000 में 1। साथियों ध्यान से देखिए, अगर कोई संक्रमित हो जाता है, 16,000 लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उनमें 1 मरता है, ये यूके का डेटा है। लेकिन अगर उसको 1 डोज वैक्सीन का मिल जाता है तो ऐसे 32,000 में 1 मरने का चांस हो जाता है, तो उसका मरने का रिस्क हाफ हो जाता है। अगर 2 डोज लग जाते हैं किसी को वैक्सीन के तो उनकी मरने की रिस्क 46,000 में 1 हो जाती है, मतलब लगभग उसकी 3 टाइम्स रिस्क कम हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैक्सीन देने के बाद अगर संक्रमण होता है तो उनकी डेथ की रिस्क कम हो जाती है। दूसरा जो डेटा सामने आ रहा है, वैक्सीन देने के बाद सिम्टम्स जो होते हैं वो माइल्ड हो जाते हैं। अगर किसी को डिसीज हो भी गया कोविड तो वो माइल्ड हो जाता है, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डेथ भी कम हो जाती है, निग्लिजिबल हो जाती है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहा है, ये अमेरिका से आ रहा है, यूरोप के कंट्रीज से आ रहा है, इसराइल से आ रहा है, और इंडिया में भी यही हम देख रहे हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनको 2 डोज लगने के बाद भी उनको सीरियस बीमारी हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम है। जैसे डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में अनफॉर्चुनेटली हो गया, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स थे, कोमॉर्बिडिटीज थी और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो ये केसेस होते हैं, इसको जनरल पैटर्न नहीं हम कह सकते हैं। तो इन जनरल ज़मीनी हरकत यह है साथियों कि वैक्सीन से जो बीमारी है उसकी सीरियसनेस कम हो रही है, पेशेंट का डेथ रेट कम हो रहा है और संक्रमण भी कम हो रहा है। और म्यूटेंट के बारे में जो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की वजह से म्यूटेंट पैदा हो रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने कुछ डेटा नहीं दिया है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है। वैक्सीन और म्यूटेंट ऐसा दुनिया से कोई भी डेटा नहीं आया है। जो भी म्यूटेशंस हुए जो स्ट्रेंथ्स है, जैसे केंट जो ब्रिटिश म्यूटेंट है, जो इंडिया में वेरिएंट पैदा हो गया, ब्राज़ील का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ये सब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले के हैं। और आज इनकी यह हालत है कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट वैक्सीन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब वैक्सीन की वजह से ये नहीं तैयार हुए हैं, और ये तैयार भी हो गए हैं बिना वैक्सीन के, तो इन पर वैक्सीन एक्ट कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, यह प्रूव हो गया है। तो साथियों समरी यह है कि डॉक्टर ये जो है ल्यूक मॉन्टेनियर, इनका जो क्लेम है कि वैक्सीन की वजह से संक्रमण बढ़ रहे हैं या जो सिविरिटी है वो बढ़ रही है और लोग मर रहे हैं, ये उनका मानना है, क्लेम है। लेकिन एक्चुअल ज़मीनी हरकत ये है कि वैक्सीन के बाद संक्रमण कम हो गए, वेव कंट्रोल में आ गई है, लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, और लोगों का मृत्यु का जो रिस्क है, डेथ रेट, वो भी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। तो उनका जो कंसेप्ट है ये साइंटिफिक है। ये रिस्क कोई वायरसेस में और कुछ वैक्सीन के बाद हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस में और खास करके SARS-CoV-2 में उसके ज़मीन पर कोई आधार नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, आई होप दिस मेक्स सेंस। शेयर टू एवरीवन। टेक केयर। जय हिंद साथियों।